एक तरफ रजाक अपनी पूरी ताकत के साथ अभिमन्यु का गला दबा चुका था, तो दूसरी तरफ छटपटाते हुए अभिमन्यु अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। आखिर में अभिमन्यु कामयाब रहा और इस सिचुएशन में भी अभिमन्यु का दाव सही चला। एक छोटे चाकू की मदद से अभिमन्यु ने रजाक पर हमला किया और रजाक के हाथ पर एक कट लगा दिया था। अचानक से लगे उस कट से पहले तो रजाक को ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जब एक तेज दर्द की लहर उठी, तब अचानक से रजाक चिल्लाया और इसी के साथ वो कार से बाहर निकला और जमीन पर जा गिरा था। क्या क्या हो गया? डिम्पल को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब उसने रजाक को जमीन पर गिरते हुए देखा, तो उसकी तरफ से ऐसा कुछ रिएक्शन देखने को मिला था। इससे पहले कि रजाक कुछ बोलता, उसके चेहरे पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। सामने से एक कार आ रही थी और उसी की हेडलाइट की रोशनी रजाक के चेहरे पर पड़ रही थी। धीमी आवाज में रजाक ने डिम्पल से कहा, कोई आ रहा है। ये बोलते हुए रजाक भी चुपचाप कार में आकर बैठना चाहता था। जैसे ही डिम्पल ने रजाक के मुंह से ये सुना, वैसे ही डिम्पल के चेहरे पर टेंशन छा गई थी। वो जल्दी से जल्दी कार का दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि चार लोग उसकी कार की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डिम्पल के हाथ पैर फूलने लगे थे। तुम लोग, तुमने हमें कैसे ढूंढा? जो लोग डिम्पल की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि विराज जिंदल और नंदनी थे। उनके पीछे डीन लोचन शाह और जितिन भी मौजूद थे। विराज ने डिम्पल के सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और उसकी कार के करीब आते ही सबसे पहले अभिमन्यु को चेक किया और डिम्पल को छेड़ते हुए कहा, डिम्पल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी रूथलेस होगी कि अपने पति को भी नहीं छोड़ोगी। पति, ये मेरे लिए सिर्फ पैसा निकालने का एक टूल है और मैं इसका बिस्तर गर्म करने वाली टूल हूँ। हम दोनों ही अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ हैं। रही बात रूथलेस की, तो दुनिया के सबसे रूथलेस इंसान तो तुम हो। अगर तुमने अभिमन्यु के साथ वो सब नहीं किया होता, तो शायद हमें भी तुम्हारे साथ वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना डिम्पल बोल रही थी, उतना ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसी वक्त अचानक से रजाक बीच में आया और डिम्पल से बोला, डिम्पल, तुम्हें इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा। रजाक के ये बोलने के पीछे एक कारण था। बचपन से ही उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली थी। इसी के साथ साथ जापान में 4 साल तक रजाक ने ताइक्वांडो का कोर्स कर रखा था। जापान की बड़ी बड़ी चैंपियनशिप में रजाक ने पार्टिसिपेट किया था और कई सारे मेडल्स भी जीते थे। लड़ाई के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तभी तो वो अभिमन्यु का सबऑर्डिनेट था, जिसे मुंबई में एक से एक बॉडी बिल्डर और बड़े से बड़े बॉडीगार्ड्स भी जानते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी रजाक के सामने आता है तो वो 10 मिनट या फिर उससे भी कम समय में पास आउट हो जाता है। रजाक का कॉन्फिडेंस साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। डिम्पल को भी रजाक की ताकत का पता था, इसीलिए उसके चेहरे पर भी कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए रजाक के कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट करती हुई बोली, रजाक, इन्हें अच्छा लेसन सिखाना। अगर इस सिचुएशन से मैं बाहर निकली तो आगे फ्यूचर में भले ही कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। डिम्पल की एनकरेजमेंट सुनकर रजाक की स्पिरिट और भी ज्यादा निखर गई थी। तुरंत ही रजाक के कदम विराज की तरफ बढ़े और उसने कड़क अंदाज में कहा, क्या तुम लोग एक साथ आओगे या फिर एक एक करके? रजाक की अकड़ देखकर जितिन से रहा नहीं गया। तुरंत ही अपना सीना तान कर जितिन ने कहा, बेटा, मैं तुझसे सबसे पहले लड़ूंगा। और इसी के साथ जितिन आगे बढ़ा और तुरंत ही रजाक के सर पर एक हमला कर दिया। रजाक को आइडिया नहीं था कि जितिन भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। रजाक ने जितिन को हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही जितिन का वार रजाक के सर पर पड़ा, वैसे ही रजाक को तारे नजर आने लगे थे और लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा था। रजाक के जमीन पर गिरने से जितिन को लगा कि उसकी जीत हो गई है, लेकिन 2 सेकंड बाद ही रजाक अचानक से उठा और उसने भी जितिन के सर पर ऐसा हमला किया
जिसे जितिन भी नहीं समझ पाया। दोनों ही दावेदार एक दूसरे के स्किल्स देखकर शॉक्ड थे। क्या हुआ लड़के, हिला डाला ना? वैसे मैंने भी सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी होगी। लंबे समय से ऐसा ओपोनेंट नहीं देखा, मजा आ गया, रजाक ने जितिन से कहा। जितिन के सामने अपनी बात रखते ही रजाक के कदम फिर से जितिन की तरफ बढ़े और रजाक ने जितिन पर एक और हमला किया। जितिन पूरी तरह से सचेत था, इसीलिए जितिन ने रजाक के हमले को डॉज कर दिया था। लेकिन तभी जितिन पूरी तरह से सरप्राइज रह गया जब रजाक ने अपनी कमर से एक एक चाकू बाहर निकाला और सीधा जितिन के हाथ पर हमला किया। रेस्ट इन पीस। एक हमले को तो जितिन ने सही समय पर डॉज कर दिया था, लेकिन दूसरे हमले को जितिन डॉज नहीं कर पाया था और इसी के साथ जितिन के हाथ पर चाकू का एक बड़ा सा कट लग गया था। जितिन पूरी तरह से शॉक्ड था और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। लड़के, वो कहावत सुनिए ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन बाप को हरा नहीं पाओगे। भले ही तुम्हारे अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन तुम अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड हो। और एक सच और सुन लो, मेरे चाकू पर पॉइजन था, तुम ज्यादा देर तक नहीं झेल पाओगे। ये बोलने के बाद रजाक की नजर सीधा विराज और बाकी लोगों पर गई। विराज, जो एक पतला दुबला इंसान था, उसके साथ अब एक खूबसूरत लड़की नंदनी और एक बूढ़ा आदमी अंकल शाह मौजूद थे। रजाक की बात करें तो अगर ये तीन लोग मिलकर भी हमला करें तो भी रजाक का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। फूट फूट कर रजाक का कॉन्फिडेंस उससे यही कह रहा था, विराज, जिंदल, तुम तीनों एक साथ क्यों नहीं आ जाते हो? मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। रजाक का एरोगेंस देखकर जितिन तुरंत ही जमीन से उठ खड़ा हुआ और रजाक के सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसी समय डीन लोचन शाह ने जितिन का हाथ पीछे खींचा और कहा, यंग मैन, इसकी ताकत तुम्हारी ताकत से कम नहीं है। ऊपर से उसके पास में हथियार भी है। अगर तुम लड़े और बाय चांस जीत भी गए, लेकिन तुम्हारी इंजरी और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। जितिन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर डीन लोचन शाह मुस्कुराते हुए बोले, तुम साइड में खड़े हो जाओ और देखो, ये मुझे करने दो। बूढ़े अंकल, क्या आप मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? जब रजाक ने डीन लोचन शाह की बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा था। कुछ देर तक वो डीन लोचन शाह को घूरता रहा। उसके बाद डीन लोचन शाह से अपनी नजर हटाते हुए उसने विराज पर नजर डालते हुए कहा, क्या विराज जिंदल, मैंने तो सोचा था कि तू असली मर्द है, लेकिन तू तो ना मर्द है। खुद सामने नहीं आ रहा है और एक बूढ़े अंकल को लड़ने भेज रहा है। क्या यही है तेरी एबिलिटी? एबिलिटी की बात तू ना ही कर तो अच्छा है बच्चू। चल, तुझे एक मौका देता हूं। अगर तूने तेरे 3 मूव्स में अंकल को ढेर कर दिया तो मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। इस मैटर में तेरा नाम भी नहीं आएगा। जैसे ही रजाक ने विराज के मुंह से निकले ये शब्द सुने, वैसे ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्त कबूल करता हूं, लेकिन तुम सच तो कह रहे हो ना? ऑफ कोर्स, यही तुम्हारा मौका है, तुम्हें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। विराज जिंदल के कॉन्फिडेंट लुक को देखकर रजाक के मन में खूब सारे डाउट आ रहे थे। एक बार फिर से रजाक की नजर डीन लोचन शाह पर गई और उसने मन ही मन कहा, यह बूढ़ा आदमी इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्या ये लड़ने में एक्सपर्ट है? अगर ये एक्सपर्ट है तो भी इनकी उम्र देखते हुए इनकी स्पीड और इनकी स्ट्रेंथ पर असर जरूर पड़ेगा। यही सोचते हुए रजाक ने अपने कड़क अंदाज में डीन लोचन शाह से कहा, अंकल, पता नहीं आपका क्या होगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये बोलते हुए रजाक भागते हुए डीन लोचन शाह की तरफ लपक पड़ा था। रजाक को अपनी तरफ आक्रामक अंदाज में बढ़ता हुआ देखने के बाद भी डीन लोचन शाह के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। डीन लोचन शाह के करीब जाते ही रजाक ने अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए पहला हमला किया।
जो डीन लोचन शाह के चेहरे पर किया गया था। लेकिन डीन लोचन शाह ने अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल किया और 2 कदम पीछे जाते हुए रजाक के हमले को डॉज किया। क्या बात है बूढ़े अंकल, तुम्हारी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। रजाक पूरी तरह से सरप्राइज्ड था। डीन लोचन शाह का परफॉर्मेंस उसके लिए आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन रजाक रुका नहीं। उसने एक और हमला किया। डीन लोचन शाह का हाथ पकड़ते हुए और अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए रजाक ने डीन लोचन शाह को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि जैसा रजाक ने सोचा था कि वो आराम से डीन लोचन शाह को कंट्रोल कर लेगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन डीन लोचन शाह ने सीक्रेटली ऐसा हमला किया जिसके बारे में रजाक को पता ही नहीं चला। अब रजाक को अपने हाथ में सुई चुभने जैसा दर्द का एहसास हुआ, तो तुरंत ही उसने डीन लोचन शाह को देखा और बहुत फ्यूरियस हो गया जब उसे पता चला कि डीन लोचन शाह ने एक सुई का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया है। बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरह का घटिया हमला करने की? चीप शॉट, गुस्से में बोलते हुए रजाक ने कहा। रजाक का फ्रस्ट्रेशन देखकर डीन लोचन शाह के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तुरंत ही डीन लोचन शाह ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, यंग मैन, हम एक जंग लड़ रहे हैं। तुम थोड़ी देर पहले जितिन को कुछ पुरानी कहावत सुना रहे थे, तो क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। शायद सुनी होगी, लेकिन जंग लड़ने में तुम अभी बहुत कच्चे हो। हालांकि तुम्हारे अंदर अच्छी खासी एबिलिटी है, लेकिन लड़ने का एक्सपीरियंस बहुत कम है। साले बुड्ढे, एक और कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी थोड़ी देर पहले तक रजाक भाईजान जितिन को कहावत सुना रहे थे, लेकिन जब ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी के साथ अपनी अकड़ दिखाते हुए रजाक ने कहा, बूढ़े अंकल, आपकी सुई चुभोने वाली टेक्निक से मेरा कुछ नहीं होगा। दर्द सहन करने की पूरी हिम्मत है मुझ में और मेरे अंदर अभी बहुत जान बाकी है। मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। रजाक की बात सुनकर डीन लोचन शाह के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। तुरंत ही उन्होंने कहा, यंग मैन, ये मत भूलो कि तुम्हारे पास अब एक आखिरी मूव बचा है। उसका सही इस्तेमाल करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, वरना उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। इडियट, गो टू हेल। अपने सामने एक बूढ़े इंसान को हंसता हुआ देखकर और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर रजाक काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। उसे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी और यही सोचते हुए रजाक ने अपना चाकू बाहर निकाला और सीधा डीन लोचन शाह पर टूट पड़ा था। ये क्या बकवास है? हालांकि रजाक ने अपना चाकू का इस्तेमाल किया और लगातार एक पर एक हमला करते जा रहा था, लेकिन उसके हर एक हमले से बचते हुए डीन लोचन शाह अपने मन में रजाक की इस टेक्निक को बकवास समझ रहे थे। कुछ समय तक उन्होंने रजाक को हमला करते रहने का पूरा मौका दिया, लेकिन उसके बाद डीन लोचन शाह ने एक किक मारी और रजाक भाईजान जमीन पर गिर पड़े थे। रजाक को जमीन पर गिरता हुआ देखकर विराज के साथ साथ सभी स्टन रह गए थे। हालांकि विराज को बहुत अच्छे से पता था कि डीन लोचन शाह बहुत पावरफुल हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्हें हमला करता हुआ देखकर विराज की आंखें चमक उठी थी। बूम की जोरदार आवाज आई। वो आवाज रजाक के जमीन पर गिरने की नहीं थी, बल्कि एक कार के पेड़ से टकराने की आवाज थी। डिंपल रजाक की फाइट को बड़ी बारीकी से देख रही थी, लेकिन जब डिंपल को एहसास हुआ कि रजाक हारने वाला है, तो मौके का फायदा उठाकर डिंपल वहां से 9-2-11 होना चाहती थी। लेकिन लोगों की नजरों से बचते हुए भागना उसके लिए इतना आसान साबित नहीं हुआ। कार स्टार्ट की और जैसे ही उसने तेजी से कार भगाई, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा और कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई थी। क्या होगा आगे? अब डिंपल का क्या हाल होने वाला था? क्या अभिमन्यु जिंदा था या मर गया था? अब अभिमन्यु और डिंपल को क्या सजा मिलने वाली थी? आखिर विराज अपने होटल द व्रिसा की रेप्यूटेशन कैसे सुधारने वाला था? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।